दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौक़ीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इसमें सिर्फ दो कैंडिडेट ही आमने सामने हैं। एक हैं द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरे हैं यशवंत सिन्हा जी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की एक आदिवासी समुदाय की महिला हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक इनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, यानी इन्होंने बीए किया है। और सियासत में आने से पहले ये एक टीचर थीं। 1997 में इन्होंने सियासत में एंट्री की और वार्ड मेंबर बनी। इसके बाद ये विधायक बनी और 2000 में नवीन पटनायक की सरकार में ये मंत्री भी बनी। लेकिन 2009 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और सन 2015 में ये झारखंड की गवर्नर बनी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी आवाम में कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, ना ही इनकी कोई ज़्यादा लोकप्रियता है या शोहरत भी नहीं है। इसके बावजूद ये राष्ट्रपति का चुनाव जीतने जा रही हैं और राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, क्योंकि ये बीजेपी लीड एनडीए की उम्मीदवार हैं और इनके पास संख्या बल अधिक है। इसके अलावा इन्हें आदिवासी होने और महिला होने की वजह से भी कुछ दलों का समर्थन मिल रहा है। अब बात करते हैं यशवंत सिन्हा जी की। यशवंत सिन्हा जी बिहार से हैं और सियासत में आने से पहले वो एक आईएएस ऑफिसर थे। 1984 में नौकरशाही से इस्तीफ़ा देकर उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की। यशवंत सिन्हा जी 1990 से 91 के दरमियान चंद्रशेखर जी की हुकूमत में देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। इसके बाद 1996 में यशवंत सिन्हा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और एक मरतबा फिर 1998 में बीजेपी की हुकूमत में, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वो एक मरतबा फिर देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने और उसके बाद सन 2002 से 2004 तक हिंदुस्तान के विदेश मंत्री भी रहे। किन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने बीजेपी को खैराबाद कह दिया, बीजेपी को छोड़ दिया और उसके बाद एक बार फिर मार्च 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में आ गए। तो दोस्तों, अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो ज़ाती तौर पर यशवंत सिन्हा जी द्रौपदी मुर्मू जी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और मजबूत उम्मीदवार हैं। चाहे एजुकेशन का मामला हो, एक्सपीरियंस का मामला हो, सियासी कद का मामला हो, सियासी अप्रोच का मामला हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद भी यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके पास संख्या बल कम है। वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, विपक्ष कमज़ोर है और कुछ हद तक बिखरा हुआ भी है। दोस्तों, इस पूरे मंजरनामे में आपने एक बात नोट की होगी कि इसमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी, उसका कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं रहा। क्यों? जब आपने देखा होगा, आपको मालूम भी होना चाहिए कि जब विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार तलाश किया
तो भी एक अजीब सी कंडीशन थी विपक्ष के सामने। विपक्ष ने सबसे पहले शरद पवार जी को अपना उम्मीदवार बनाने की पेशकश की, लेकिन शरद पवार जी ने इनकार कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये ऑफ़र दिया गया, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इससे इनकार कर दिया। हैरान परेशान विपक्ष की निगाह टिकी गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी पर, लेकिन अफसोस उन्होंने भी माजरत कर ली। इसके बाद विपक्ष की खोज, विपक्ष की तलाश उम्मीदवार के लिए जाकर ख़त्म होती है यशवंत सिन्हा जी के नाम पर। दोस्तों, शरद पवार भी अपनी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अपनी खुद की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं। और रही बात गोपाल कृष्ण गांधी की, तो हमारी मालूमात के मुताबिक ये फ़िलहाल किसी भी पार्टी में एक्टिव नहीं है। और रहे यशवंत सिन्हा जी, इनके बारे में भी आप जान ही चुके हैं। तो सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्या उसके पास एक अदद ऐसा चेहरा नहीं था जिसको वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाती, राष्ट्रपति के चुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश करती? और जिस तरह से उम्मीदवार चुनने में बड़ी अजीब सी कंडीशन सामने आई, उसने विपक्ष की कमज़ोरी और लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को ही साबित किया है। अब सवाल ये है कि ऐसी हालत में कांग्रेस पार्टी 2024 में क्या विपक्ष का नेतृत्व कर पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सभी सवालों का फ़िलहाल एक ही जवाब है, खामोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।